एक ऐसा शहर जिसके बारे में कहा जाता है ये 24 घंटे चलता रहता है। दिन हो या रात, यहाँ जिंदगी कभी नहीं रुकती। स्टॉक मार्केट्स, लोकल ट्रेन्स, कॉर्पोरेट ऑफिसेस, होटल्स, रेस्टोरेंट्स और लाखों लोग हर रोज एक नए सपने के साथ इस शहर में जाते हैं। लेकिन 26 नवंबर 2008 ये सिर्फ एक तारीख नहीं थी, ये वो रात थी जिसने मुंबई ही नहीं बल्कि पूरे भारत को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। 26 नवंबर 2008 बुधवार का दिन, शाम के करीब 7 बजे ऑफिस एम्प्लॉयज घर लौट रहे थे। सीएसटी रेलवे स्टेशन पर रोज की तरह हजारों लोग अपनी ट्रेन पकड़ने का इंतजार कर रहे थे। लियोपोल्ड कैफे में टूरिस्ट डिनर एंजॉय कर रहे थे। ताजमहल होटल में बिजनेस मीटिंग चल रही थी। ओबराय होटल में इंटरनेशनल गेस्ट चेक इन कर रहे थे। गेटवे ऑफ इंडिया के आसपास लोग फैमिली फोटो क्लिक कर रहे थे। किसी को जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि अराबियन सी के बीचों बीच एक ऐसी प्लानिंग अपने आखिरी मोड़ पर थी जो कुछ ही देर में दुनिया भर की हेडलाइंस बटोरने वाली थी। इस अटैक की प्लानिंग कई महीनों पहले शुरू हो चुकी थी। टारगेट बहुत ही केयरफुली सिलेक्ट किए गए थे। ऐसे टारगेट्स जहां मैक्सिमम लोग मौजूद हों, ऐसे टारगेट्स जिन्हें पूरी दुनिया पहचानती हो, और सबसे जरूरी ऐसे टारगेट्स जिन पर अटैक का साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट सबसे ज्यादा हो। इसी प्लानिंग के तहत 10 हेवली आर्म्ड टेररिस्ट पाकिस्तान से समुद्र के रास्ते निकले। उनके पास सिर्फ राइफल ही नहीं थी, बल्कि ग्रेनेड्स, कम्युनिकेशन डिवाइसेस, जीपीएस इक्विपमेंट्स और कई दिन तक चलने लायक अम्यूनिशन भी था। उनका ऑब्जेक्टिव सिर्फ अटैक करना नहीं था, बल्कि मुंबई को जितनी देर हो सके उतनी देर डरा कर रखना था। अराबियन सी, उस रात बिल्कुल समुद्र शांत लग रहा था, लेकिन उसी शांति के पीछे एक ऐसा तूफान छुपा बैठा था जिसका एहसास किसी को भी नहीं था। रास्ते में एक इंडियन फिशिंग ट्रैवलर एमवी कुबैर, जिसको अटैकर्स ने इंटरसेप्ट किया, बोट के क्रू को कब्जे में ले लिया गया। बाद में इस बोट का इस्तेमाल मुंबई के करीब पहुंचने के लिए किया गया। ये बात बाद में इन्वेस्टिगेशन का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा बनी, जब सिक्योरिटी एजेंसीज ने पूरे रूट को रिकंस्ट्रक्ट किया। 26 नवंबर, शाम ढल चुकी थी। मुंबई की लाइट्स चमक रही थी। मरीन ड्राइव पर लोग हवा का मजा ले रहे थे। रेस्टोरेंट कस्टमर्स से भरे हुए थे। होटल्स में म्यूजिक चल रहा था। यह सब कुछ ही मिनट और चलने वाला था। अटैकर्स ने मुंबई कोस्ट के पास पहुंचकर एक इन्फ्लेटेबल बोट का इस्तेमाल किया। वो धीरे धीरे शोर लाइन की तरफ बढ़े। कुछ लोकल लोगों ने उन्हें देखा भी, लेकिन किसी को भी शक नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने आम लोगों की तरह ही कपड़े पहने हुए थे और देखने में भी वो टूरिस्ट या ट्रैवलर जैसे ही लग रहे थे। जैसे ही वो मुंबई की जमीन पर उतरे, उन्होंने अपने आप को दो दो के ग्रुप्स में डिवाइड कर लिया। हर ग्रुप्स के पास एक अलग डेस्टिनेशन थी। एक ग्रुप का टारगेट था छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, जिसे उस वक्त सीएसटी के नाम से जाना जाता था। दूसरा ग्रुप ताजमहल होटल की तरफ बढ़ा। एक और ग्रुप ओबराय होटल के लिए निकला। कुछ अटैकर्स नरीमन हाउस की तरफ गए और कुछ लियोपोल्ड कैफे की तरफ। यह सब कुछ इतनी प्लानिंग के साथ हो रहा था कि मुंबई के किसी भी इंसान को इसकी खबर तक नहीं थी। उस वक्त सीएसटी स्टेशन पर हजारों लोग मौजूद होते थे। कई लोग ट्रेन पकड़ने की जल्दी में थे, कई घर जा रहे थे, कोई प्लेटफॉर्म पर किसी का इंतजार कर रहा था। बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग, ऑफिस एम्प्लॉयज, स्टूडेंट्स, सब अपनी अपनी दुनिया में मशगूल थे। उधर ताज होटल के अंदर कुछ लोग एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे थे। कुछ बिजनेस डेलीगेट्स डिनर कर रहे थे। फॉरेन टूरिस्ट मुंबई की मेहमान नवाजी का अनुभव ले रहे थे। लियोपोल्ड कैफे में म्यूजिक चल रहा था। वेटर्स ऑर्डर सर्व कर रहे थे। हंसी मजाक का माहौल था। किसी ने नहीं सोचा था कि अगले कुछ ही मिनट ये सारी जगह हिस्ट्री का हिस्सा बन जाएगी। हर अटैकर्स के पास उनके टारगेट्स की बेसिक इंफॉर्मेशन थी। उन्हें रूट्स बताए गए थे, उन्हें कम्युनिकेशन का तरीका बताया गया था और उन्हें अपने ऑब्जेक्टिव के बारे में पहले ही ब्रीफ कर दिया गया था। शाम धीरे धीरे रात में बदल चुकी थी। मुंबई अब अपनी नॉर्मल स्पीड पे चल रही थी, लेकिन कभी कभी इतिहास बदलने के लिए सिर्फ कुछ मिनट ही काफी होते हैं। 26 नवंबर 2008 की वो रात अब शुरू हो चुकी थी। एक तरफ पूरा शहर अपनी जिंदगी जी रहा था और दूसरी तरफ 10 अनजान अटैकर्स अपना पहला कदम बढ़ा चुके थे। कुछ ही पलों में मुंबई की सड़कों पर सिर्फ ट्रैफिक की आवाज नहीं, बल्कि गोलियों की गूंज सुनाई देने वाली थी। एक ऐसी गूंज जिसे भारत आज भी नहीं भूल पाया है। 26 नवंबर 2008 रात के करीब 9:20 मुंबई की जिंदगी बिल्कुल नॉर्मल चल रही थी, लेकिन अगले कुछ सेकंड्स में सब कुछ बदलने वाला था। अटैकर्स अलग अलग ग्रुप में अपने टारगेट की तरफ बढ़ चुके थे। उनका पहला बड़ा टारगेट था छत्रपति शिवाजी टर्मिनस यानी सीएसटी, जो सिर्फ मुंबई का एक रेलवे स्टेशन नहीं था, बल्कि जहां से हर दिन लाखों लोग सफर करते थे। ऑफिस एम्प्लॉयज, स्टूडेंट्स, फैमिलीज, हर प्लेटफॉर्म पर भीड़ ही भीड़ थी। लोगों के लिए ये एक और शाम थी, लेकिन अटैकर्स के लिए ये उनके मिशन की बस शुरुआत थी। दो अटैकर्स स्टेशन के अंदर दाखिल हुए। उनके कंधे पर बैग्स थे। किसी को उन पर शक नहीं हुआ। कुछ ही पल बाद स्टेशन के अंदर अचानक गोलियों की आवाज गूंज उठी। लोग पहले समझ ही नहीं पाए कि हुआ क्या है। कुछ लोगों को लगा शायद कोई पटाखा फूटा है, लेकिन जब लोगों ने अपने आसपास लोगों को गिरते देखा, तब स्टेशन पर अफरा तफरी मच गया। हर तरफ भागदौड़ शुरू हो गई। लोग प्लेटफॉर्म से बाहर भागने लगे। कई लोग अपने बच्चों को बचाने की कोशिश कर रहे थे। कई लोग दूसरों की मदद करने लगे।
उस वक्त स्टेशन पर मौजूद रेलवे पुलिस और जीआरपी के जवान भी तुरंत एक्टिवेट हो गए, लेकिन उनके पास जो हथियार थे वो इस तरह के हेवीली आर्म्ड अटैक के लिए काफी नहीं थे। अटैक इतना अचानक हुआ कि किसी को रिएक्शन का वक्त ही नहीं मिला। कुछ ही मिनटों में स्टेशन का माहौल पूरी तरह बदल चुका था। उधर मुंबई के कोलाबा एरिया में लियोपोल्ड कैफे हमेशा की तरह कस्टमर से भरा हुआ था। ये कैफे सिर्फ मुंबई ही नहीं, दुनिया भर के टूरिस्ट के बीच भी काफी मशहूर था। लोग डिनर कर रहे थे, दोस्त बातें कर रहे थे, म्यूजिक चल रहा था। 2 अटैकर्स वहाँ भी पहुंच चुके थे। उसी पलों में वहाँ भी फायरिंग शुरू हो गई। लोग टेबल्स के नीचे झुकने लगे, कई लोग इमरजेंसी एग्जिट की तरफ भागे। रेस्टोरेंट्स के अंदर पूरी तरह पैनिक फैल चुका था। इसी बीच मुंबई पुलिस कंट्रोल रूम में लगातार इमरजेंसी कॉल्स आनी शुरू हो गई थी। पहली कॉल, दूसरी कॉल, तीसरी कॉल। कुछ ही मिनटों में कंट्रोल रूम के फोन्स लगातार बज रहे थे। कहीं से सीएसटी की खबर आ रही थी, कहीं से लियोपोल्ड कैफे की। शुरुआत में ऑफिसर्स को लगा कि शायद अलग अलग इंसिडेंट्स हैं, लेकिन धीरे धीरे उन्हें एहसास हुआ कि मुंबई के कई हिस्सों में एक साथ अटैक हो रहे हैं। ये एक कोऑर्डिनेटेड अटैक था। कंट्रोल रूम से तुरंत सिटी अलग अलग पुलिस यूनिट्स को अलर्ट भेजा गया। पेट्रोलिंग व्हीकल्स को मूवमेंट के ऑर्डर दिए गए। सीनियर ऑफिसर्स को इन्फॉर्म किया गया। हर अवेलेबल पुलिस टीम को रिस्पॉन्स के लिए भेजा जा रहा था। उधर ताजमहल होटल में भी सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। लग्जरी लॉबीज में गेस्ट चेक इन कर रहे थे। रेस्टोरेंट्स में डिनर सर्व हो रहा था। होटल स्टाफ अपनी ड्यूटी कर रहा था। किसी को अंदाजा तक नहीं था कि कुछ ही देर में ये होटल दुनिया के सबसे लंबे होस्टेज क्राइसिस में से एक का हिस्सा बनने वाला है। अटैकर्स ताज होटल के अंदर दाखिल हुए। कुछ ही पल बाद वहाँ भी फायरिंग और एक्सप्लोजन की आवाजें सुनाई देने लगी। गेस्ट ने तुरंत टेबल्स के नीचे छुपना शुरू कर दिया। होटल स्टाफ ने कई लोगों को इमरजेंसी एग्जिट की तरफ गाइड किया। कुछ एम्प्लॉइज ने अपनी जान की परवाह किए बिना गेस्ट को सुरक्षित जगह पहुंचाने की कोशिश की। इसी दौरान ओबराय होटल और नरिमन हाउस के भी इमरजेंसी कॉल्स आने शुरू हो गए। अब तस्वीर साफ होने लगी थी। मुंबई के कई आइकॉनिक लोकेशंस एक ही वक्त पर अटैक के शिकार बने थे। पुलिस के सामने सबसे बड़ी चैलेंज ये थी कि अटैकर्स कितने हैं और वो किस जगह मौजूद हैं, और हर मिनट के साथ सिचुएशन और ज्यादा सीरियस होती जा रही थी। न्यूज चैनल्स को भी इनिशियल इन्फॉर्मेशन मिल चुकी थी। ब्रेकिंग न्यूज फ्लैश होने लगी। मुंबई में फायरिंग, कई जगहों से गोलीबारी की खबर, लेकिन इस वक्त किसी को भी पूरी पिक्चर का अंदाजा ही नहीं था। ये सिर्फ शुरुआत था। अगले कुछ घंटों में मुंबई को अपनी हिस्ट्री की सबसे बड़ी सिक्योरिटी चैलेंज का सामना करना था। 26 नवंबर 2008। अब तक मुंबई के कई हिस्सों में फायरिंग की खबरें आ चुकी थी, लेकिन पुलिस के लिए सबसे बड़ा सवाल था अटैकर्स कितने हैं, उनका अगला टारगेट क्या है। कंट्रोल रूम में लगातार वायरलेस मैसेज आ रहे थे। हर कुछ सेकंड बाद एक नई लोकेशन का नाम सुनाई दे रहा था। सीएसटी, लियोपोल्ड कैफे, ताज होटल, होटल ओबराय, नरिमन हाउस। सिचुएशन हर मिनट के साथ और ज्यादा सीरियस होती जा रही थी। मुंबई पुलिस के ऑफिसर्स बिना वक्त गवाए अलग अलग लोकेशन की तरफ निकल पड़े। उस वक्त किसी को पूरी पिक्चर का अंदाजा नहीं था। किसी को ये नहीं पता था कि ये ऑपरेशन कितनी देर चलेगा या कितने अटैकर्स शहर में मौजूद हैं। मुंबई पुलिस के कई ऑफिसर्स के पास स्टैंडर्ड सर्विस वेपन ही थे। उनके सामने हेवीली आर्म्ड अटैकर्स थे। फिर भी उन्होंने पीछे हटने के बजाय लोगों को बचाने का फैसला लिया। इसी दौरान एंटी टेररिज्म स्क्वाड के चीफ हेमंत करकरे सिचुएशन की इंफॉर्मेशन मिलते ही एक्टिव हो गए। सीनियर पुलिस ऑफिसर्स अलग अलग टीम्स के साथ कोऑर्डिनेशन कर रहे थे। हेमंत करकरे, अशोक कामते और विजय शलासर इमरजेंसी रिस्पॉन्स के लिए निकले। ये तीनों ऑफिसर्स पहले भी कई डेंजरस ऑपरेशन का हिस्सा रह चुके थे, लेकिन इस बार सिचुएशन बिल्कुल अलग थी। सिटी के मल्टीपल लोकेशंस पर एक साथ अटैक हो रहे थे। पुलिस के पास इंफॉर्मेशन बहुत कम थी, लेकिन डिसीजन बहुत जल्दी लेना था। जब पुलिस टीम्स मूवमेंट कर रही थी, तब उनका सामना कुछ अटैकर से हुआ। इस एनकाउंटर में हेमंत करकरे, अशोक कामते और विजय सालाशर वीरगति को प्राप्त हुए। उनकी शहादत ने पूरे देश को झंझोड़ कर रख दिया। आज भी इन 3 काबिल ऑफिसर्स को भारत के बहादुर पुलिस ऑफिसर्स में याद किया जाता है। इधर सीएसटी से निकले 2 अटैकर्स सिटी के दूसरे हिस्से की तरफ बढ़ रहे थे। पुलिस उनका पीछा कर रही थी। हर वायरलेस मैसेज के साथ लोकेशन अपडेट हो रही थी। रोड्स ब्लॉक की जा रही थी। नाकाबंदी शुरू हो चुकी थी। इसी दौरान मुंबई पुलिस के कई जवान बिना अपनी जान की परवाह किए अटैकर्स का सामना कर रहे थे। कुछ ऑफिसर्स सिविलियन को सेफ जगह पहुंचा रहे थे, कुछ अटैकर्स की मूवमेंट ट्रैक कर रहे थे। कई हॉस्पिटल को भी इमरजेंसी अलर्ट पर रख दिया गया। एम्बुलेंस लगातार इंजर्ड लोगों को हॉस्पिटल ले जा रही थी। डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ भी बिना रुके काम कर रहे थे। पूरे मुंबई में सिर्फ एक ही ऑब्जेक्टिव था, जितनी ज्यादा जिंदगियां बचाई जा सके उतनी बचाई जाए। न्यूज चैनल सब लगातार लाइव कवरेज दिखा रहे थे। पूरा देश टीवी स्क्रीन पर जम गया। हर कुछ मिनट बाद नई ब्रेकिंग न्यूज आ रही थी। कोई कह रहा था अटैक खत्म हो गया है, कोई कह रहा था और लोकेशंस पर फायरिंग हो रही है। कंफ्यूजन बहुत ज्यादा फैल चुकी थी, क्योंकि ऑफिशियल एजेंसीज भी अभी पूरी सिचुएशन को समझने की कोशिश कर रही थी। उधर ताज के अंदर गेस्ट और होटल स्टाफ अलग अलग रूम्स में फंसे हुए थे। कई लोगों ने होटल के अंदर ही सेफ जगह ढूंढनी शुरू कर दी। कुछ लोग मोबाइल फोन से अपने घर वालों को मैसेज भेज रहे थे। कई इंटरनेशनल टूरिस्ट भी होटल के अंदर ही मौजूद थे। होटल के कुछ एम्प्लॉइज ने अपनी जान की परवाह किए बिना गेस्ट को इमरजेंसी एग्जिट और सिक्योर एरियाज तक पहुंचाया। इनमें से कई लोग बाद में अपनी बहादुरी के लिए याद किए गए। इसी तरह
ओबराय ट्राइडेंट और निर्मल हाउस के अंदर भी रेस्क्यू का इंतजार किया जा रहा था। अब यह साफ हो चुका था कि मुंबई पुलिस अकेली इस ऑपरेशन को खत्म नहीं कर सकती। सिचुएशन एक फुल स्केल इनकाउंटर टेरर ऑपरेशन में बदल चुकी थी। दिल्ली में भी सीनियर सिक्योरिटी ऑफिसर्स लगातार अपडेट ले रहे थे। नेशनल लेवल पर इमरजेंसी मीटिंग शुरू हो चुकी थी। डिसीजन लिया गया कि इंडिया की सबसे एलिट इनकाउंटर टेरर फोर्स को मुंबई भेजा जाएगा, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स यानी एनएसजी कमांडोज। अब ऑपरेशन का अगला और सबसे डेंजरस फेज शुरू होने वाला था। एक ऐसा फेज जो अगले 60 घंटों तक पूरी दुनिया की नजरें मुंबई पर टिकाए रखेगा। 26 नवंबर 2008 रात अब और गहरी हो चुकी थी, लेकिन मुंबई के लिए ये सिर्फ एक रात नहीं थी, ये एक ऐसी लड़ाई की शुरुआत थी जो अगले 60 घंटों तक चलने वाली थी। मुंबई पुलिस पूरी हिम्मत के साथ मोर्चा संभाले हुए थी, लेकिन अब सिचुएशन उनकी कैपेसिटी से बाहर जा चुकी थी। अटैकर्स अलग अलग बिल्डिंग के अंदर मौजूद थे, कई लोग होस्टेज बने हुए थे और हर गुजरते मिनट के साथ रिस्क और बढ़ता जा रहा था। दिल्ली में नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट के ऑफिशियल्स लगातार अपडेट ले रहे थे। हर एजेंसी एक ही ऑब्जेक्टिव पर काम कर रही थी, जितनी जल्दी हो सके सिचुएशन को कंट्रोल किया जाए। इसी बीच एक बहुत बड़ा फैसला लिया गया। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स यानी एनएसजी को मुंबई भेजने के ऑर्डर्स दिए गए। एनएसजी इंडिया की एलीट इनकाउंटर टेरर फोर्स है। इसे स्पेशली होस्टेज रेस्क्यू, क्लोज क्वार्टर कॉम्बैट, एंटी टेरर ऑपरेशन के लिए ट्रेन किया जाता है। उनके कमांडोज को ब्लैक कैट्स के नाम से भी जाना जाता है। ऑर्डर मिलते ही एनएसजी टीम्स दिल्ली से तैयार होने लगी। कमांडोज ने अपने अपने इक्विपमेंट रेडी किए, असॉल्ट राइफल्स, बुलेट प्रूफ गियर्स, नाइट विजन इक्विपमेंट, कम्युनिकेशन सिस्टम्स और रेस्क्यू टूल्स। हर सेकंड इंपॉर्टेंट था। एनएसजी कमांडोज को इंडियन एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट से मुंबई एयरलिफ्ट किया गया। इसी दौरान मुंबई में पुलिस और लोकल सिक्योरिटी फोर्सेस अटैकर्स को कंटेन करने की कोशिश कर रही थी। ऑब्जेक्टिव यह था कि अटैकर्स और ज्यादा एरियाज तक न पहुंच सकें। उधर ताज होटल के अंदर सिचुएशन और भी डेंजरस होती जा रही थी। गेस्ट अलग अलग रूम्स में छुपे हुए थे, कुछ लोग बाथरूम्स में लॉक होकर बैठे थे, कई लोग लाइट बंद कर बिल्कुल खामोश थे। होटल स्टाफ लगातार गेस्ट को सेफ जगह पहुंचाने की कोशिश कर रहा था। कई एम्प्लॉइज ने अपनी जान की परवाह किए बिना गेस्ट को इमरजेंसी स्टेयरकेस के थ्रू बाहर निकाला। इसी वजह से होटल स्टाफ की बहादुरी को आज भी याद किया जाता है। उधर ओबराय होटल में भी लोग रेस्क्यू का इंतजार कर रहे थे। निर्मल हाउस के आसपास सिक्योरिटी फोर्सेस ने अपना एरिया कॉर्डन ऑफ कर दिया था। सिविलियंस को दूर रखा जा रहा था। मीडिया वेन्स भी अलग अलग लोकेशन पर पहुंच चुकी थी। पूरी दुनिया लाइव कवरेज देख रही थी। टीवी स्क्रीन पर सिर्फ एक ही शहर था, मुंबई मुंबई मुंबई। हर ब्रेकिंग न्यूज के साथ लोगों की बेचैनी बढ़ रही थी। किसी को नहीं पता था कितने अटैकर जिंदा है, कितने लोग बिल्डिंग्स के अंदर फंसे हुए हैं और ऑपरेशन कब तक खत्म होगा। रात भर एम्बुलेंस लगातार हॉस्पिटल के चक्कर लगा रही थी। डॉक्टर्स बिना रुके इंजर्ड लोगों का इलाज कर रहे थे। ब्लड डोनेशन के लिए भी कई लोग आगे आ रहे थे। मुंबई डर के साए में जरूर था, लेकिन एक दूसरे की मदद करने का जज्बा भी उतना ही मजबूत था। सुबह होने लगी, लेकिन ताज होटल से धुआं उठना बंद नहीं हुआ। कई जगहों पर एक्सप्लोजन की आवाज अब भी सुनाई दे रही थी। सिक्योरिटी एजेंसीज हर मूवमेंट को मॉनिटर कर रही थी। एनएसजी कमांडोज मुंबई पहुंच चुके थे। अब ऑपरेशन का सबसे क्रिटिकल फेज शुरू होने वाला था। इस मिशन का कोड नेम था ऑपरेशन ब्लैक टोर्नाडो। यह सिर्फ एक रेस्क्यू मिशन नहीं था, ये हर उस इंसान को बचाने की कोशिश थी जो उन बिल्डिंग्स के अंदर जिंदा था। कमांडोज ने ऑपरेशन शुरू करने से पहले बिल्डिंग्स के लेआउट का स्टडी किया। होस्टेजेस की पॉसिबल लोकेशन आइडेंटिफाई की गई। हर एंट्री पॉइंट इवेलुएट किया गया, क्योंकि एक भी गलत डिसीजन होस्टेज की जान को खतरे में डाल सकता था। कमांडोज जानते थे कि अंदर उनका सामना हेविली आर्म्ड अटैकर से होगा, लेकिन पीछे हटना कोई ऑप्शन नहीं था। कुछ ही देर में इंडिया के सबसे हाईली ट्रेंड कमांडोज ताज, ओबराय, निर्मल हाउस के अंदर एंट्री करने वाले थे और इसी के साथ 26/11 का सबसे इंटेंस चैप्टर शुरू होने वाला था। 27 नवंबर 2008 सुबह हो चुकी थी, लेकिन मुंबई में अंधेरा अभी खत्म नहीं हुआ था। होटल ताज, ओबराय ट्राइडेंट, निर्मल हाउस अब भी अटैकर्स का सामना कर रहे थे। अंदर कई लोग फंसे हुए थे। बाहर पूरा देश ऑपरेशन का इंतजार कर रहा था। एनएसजी कमांडोज ने अपनी फाइनल ब्रीफिंग कंप्लीट कर ली। हर टीम को अलग ऑब्जेक्टिव दिया गया। किसी का मिशन होस्टेज को रेस्क्यू करना था, किसी का मिशन अटैकर्स को लोकेट करना और सबसे जरूरी सिविलियन की जान बचाना। ऑपरेशन ब्लैक टोर्नाडो अब ऑफिशियली शुरू हो चुका था। कमांडोज धीरे धीरे बिल्डिंग्स के अंदर बढ़ने लगे। हर रूम, हर कॉरिडोर, हर स्टेयरकेस पोटेंशियल डेंजर था। अटैकर्स बिल्डिंग के लेआउट का फायदा उठा रहे थे। उन्होंने कई जगहों पर अपनी पोजीशंस बदली। इसी वजह से ऑपरेशन और भी चैलेंजिंग बनता गया। ताज होटल के अंदर कमांडोज फ्लोर बाय फ्लोर सर्च कर रहे थे। हर बंद दरवाजा, हर रूम खोला जा रहा था, क्योंकि किसी रूम में हॉस्टेज हो सकते हैं और किसी में अटैकर्स। इसलिए हर कदम बहुत सोच समझ कर उठाया जा रहा था। कई जगहों पर कमांडोज को लोग छुपकर बैठे मिले। कुछ लोगों ने लगभग पूरी रात बिना आवाज किए गुजारी थी। जैसे ही सिक्योरिटी फोर्सेस उन तक पहुंची, उन्हें धीरे धीरे सेफ एरियाज में ले जाया गया। होटल स्टाफ भी कमांडोज की मदद कर रहा था। जो एम्प्लॉइज बिल्डिंग के लेआउट को
अच्छी तरह जानते थे, उन्होंने रेस्क्यू ऑपरेशन में इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी। कई स्टाफ मेंबर्स ने पहले ही कई गेस्ट की जान बचाई थी। उनकी हिम्मत को आज भी सैल्यूट किया जाता है। उधर ओबराय होटल में भी एनएसजी टीम्स ऑपरेशन चला रही थी। हर फ्लोर को सिस्टमेटिकली क्लियर किया जा रहा था। होस्टेजेस को आइडेंटिफाई करके बाहर निकाला जा रहा था। मेडिकल टीम्स तुरंत उनका ट्रीटमेंट शुरू कर रही थी। निर्मल हाउस में सिचुएशन और भी सेंसिटिव थी। ये एक रेसिडेंशियल कम रिलीजियस बिल्डिंग थी जहां होस्टेजेस मौजूद थे। सिक्योरिटी फोर्सेस ने बिल्डिंग के आसपास पूरा एरिया सील कर दिया। ऑपरेशन को बहुत केयरफुली एग्जीक्यूट किया जा रहा था क्योंकि किसी भी जल्दबाजी से होस्टेजेस की जान को खतरा हो सकता था। इसी दौरान पूरी दुनिया की मीडिया मुंबई पर नजर बनाए हुए थी। हर घंटे नए अपडेट्स आ रहे थे, लेकिन सिक्योरिटी एजेंसीज बहुत सी ऑपरेशन डिटेल्स शेयर नहीं कर रही थी। इसका मकसद था ऑपरेशन की सेफ और इफेक्टिवनेस को बनाए रखना। ताज होटल से कभी धुआं उठता दिखाई देता था, कभी एक्सप्लोजन की आवाज सुनाई देती। ये तस्वीरें पूरी दुनिया के टेलीविजन स्क्रीन पर दिख रही थी। हर भारतीय बस एक ही दुआ कर रहा था कि अंदर फंसे हुए लोग सुरक्षित बाहर आ जाएं। ऑपरेशन आसान नहीं था। बिल्डिंग्स बहुत बड़ी बड़ी थी, अटैकर्स मोबाइल थे और हर मिनट सिचुएशन बदल सकती थी। इसलिए कमांडोज को फ्लोर बाय फ्लोर बार बार वेरीफाई करना पड़ रहा था। रेस्क्यू के दौरान कई लोग इमोशनल हो गए। किसी के परिवार बाहर इंतजार कर रहा था, किसी ने अपनी करीबी को फोन पर सिर्फ इतना कहा, मैं जिंदा हूँ। ये दो शब्द उस वक्त हजारों लोगों के लिए सबसे बड़ी खबर थी। लेकिन ऑपरेशन अभी खत्म नहीं हुआ था। कुछ अटैकर्स अब भी एक्टिव थे। एनएसजी कमांडोज धीरे धीरे उनके करीब पहुंच रहे थे। अगला फेज सबसे ज्यादा खतरनाक होने वाला था क्योंकि अब फोर्सेस सिर्फ रेस्क्यू पर नहीं बल्कि अटैकर्स को न्यूट्रलाइज करने पर थी। और इसी ऑपरेशन के दौरान एक और कहानी लिखी जा रही थी, एक मुंबई पुलिस ऑफिसर्स की बहादुरी की कहानी, जिसकी वजह से इस अटैक का एक अटैकर जिंदा पकड़ा गया। उस ऑफिसर का नाम था असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर तुकाराम ओम्बले। उनकी वीरता ने इन्वेस्टिगेशन की दिशा हमेशा के लिए बदल कर रख दी। 26 नवंबर 2008 जब मुंबई के कई हिस्सों में अटैक्स किए जा रहे थे, तब एक और ऑपरेशन चल रहा था। मुंबई पुलिस अटैकर्स के मूवमेंट को ट्रैक कर रही थी। सीएसटी पर अटैक करने वाले दो अटैकर्स स्टेशन से निकल चुके थे। पुलिस लगातार उनका पीछा कर रही थी। वायरलेस पर हर कुछ मिनट बाद नई लोकेशन शेयर की जा रही थी, रोड सील की जा रही थी, नाकाबंदी और सख्त कर दी गई थी। इसी दौरान पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिली, दो अटैकर्स एक गाड़ी का इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। मुंबई पुलिस की कई टीम्स तुरंत एक्टिव हो गई। एक पुलिस टीम ने गिरजू राम चौपाटी के पास नाकाबंदी की। यही 26/11 की सबसे इम्पोर्टेंट इनकाउंटर होने वाली थी। जैसे ही सस्पेक्ट व्हीकल चेक पॉइंट के पास पहुंची, पुलिस ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन कुछ ही पलों में फायरिंग शुरू हो गई। पुलिस ऑफिसर्स ने भी तुरंत जवाब दिया। इनकाउंटर के दौरान एक अटैकर मारा गया, लेकिन दूसरा अजमल आमिर कसाब अब भी जिंदा था। इसी इनकाउंटर में मुंबई पुलिस के असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर तुकाराम ओम्बले ने एक ऐसा साहस दिखाया जिसे भारत कभी नहीं भूल सकता। कसाब के पास ऑटोमेटिक राइफल थी। सिचुएशन बहुत ही डेंजरस थी, लेकिन एएसआई तुकाराम ओम्बले अपनी जान की परवाह किए बिना कसाब को पकड़ने के लिए उस पर टूट पड़े। इसी दौरान उन्हें गोलियां लगी, लेकिन उन्होंने कसाब को छोड़ा नहीं। उनकी इसी बहादुरी की वजह से अजमल कसाब जिंदा पकड़ा गया। एएसआई तुकाराम ओम्बले इस ऑपरेशन में वीरगति को प्राप्त हुए। आज भी उनका नाम मुंबई पुलिस के सबसे बहादुर ऑफिसर्स में शामिल होता है। उनकी कुर्बानी ने इन्वेस्टिगेशन का पूरा रुख बदल दिया, क्योंकि पहली बार अथॉरिटीज के पास एक अटैकर जिंदा था। कसाब को तुरंत कस्टडी में लिया गया, उसका मेडिकल एग्जामिनेशन कराया गया और सिक्योरिटी एजेंसीज ने उसे पूछताछ शुरू की। इसी बीच ताज, ओबराय और निर्मल हाउस में एनएसजी का ऑपरेशन जारी था, लेकिन कसाब की गिरफ्तारी इन्वेस्टिगेटर्स के लिए एक बहुत बड़ी ब्रेक थ्रू थी। इन्वेस्टिगेशन के दौरान फोरेंसिक एविडेंस, जीपीएस डिवाइसेस, सैटेलाइट फोन रिकॉर्ड्स, रिकवर्ड वेपन्स और अन्य टेक्निकल एविडेंस का एनालिसिस किया गया। अथॉरिटीज ने अटैक के रूट को रिकंस्ट्रक्ट किया। समुद्र के रास्ते से मुंबई तक की पूरी जर्नी को वेरीफाई किया गया। एमबी कुबेर से जुड़े एविडेंस चेन भी इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा बनी। कसाब के स्टेटमेंट को भी अन्य सबूतों के साथ क्रॉस चेक किया गया। इस इन्वेस्टिगेशन में मुंबई पुलिस, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, फोरेंसिक एक्सपर्ट्स और कई अन्य इंस्टीट्यूशन ने मिलकर काम किया। जैसे जैसे एविडेंस सामने आता गया, वैसे वैसे अटैक की प्लानिंग की तस्वीर और साफ होती गई। पूरी दुनिया की नजरें अब मुंबई पर ही टिकी हुई थी। इंटरनेशनल मीडिया हर डेवलपमेंट को क्लोजली फॉलो कर रही थी। बहुत से देशों ने इस अटैक की निंदा की, विक्टिम्स के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की और भारत के साथ एकजुटता दिखाई। लेकिन मुंबई के लिए लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी। ताज होटल से अब भी धुआं उठ रहा था। एनएसजी कमांडोज बिल्डिंग के अंदर ऑपरेशन चला रहे थे। हर फ्लोर, हर रूम, हर कॉरिडोर अब भी केयरफुली सर्च किया जा रहा था। अटैकर्स के खिलाफ फाइनल एक्शन अभी बाकी था और अगले कुछ घंटों में ऑपरेशन ब्लैक टोर्नाडो अपने सबसे निर्णायक मोड पर पहुंचने वाला था। एक ऐसा मोड जहां से पूरी दुनिया को पता चलने वाला था कि भारत अपने सबसे बड़े टेररिस्ट अटैक का जवाब कैसे देगा। 28 नवंबर 2008 ऑपरेशन ब्लैक टोर्नाडो लगातार जारी था। एनएसजी कमांडोज, मुंबई पुलिस, मरीन कमांडोज और अन्य सिक्योरिटी एजेंसीज मिलकर हर बिल्डिंग को सिस्टमेटिकली क्लियर कर रही थी। लेकिन सबसे मुश्किल ऑपरेशन ताज होटल के अंदर चल रहा था। होटल बहुत बड़ा था, पुरानी और नई विंग्स, लंबे कॉरिडोर्स, दर्जनों रूम्स और कई एंट्री एग्जिट पॉइंट। इस वजह से हर फ्लोर को बहुत ध्यान से सर्च किया जा रहा था। कमांडोज को हर दरवाजा खोलते वक्त यह नहीं पता होता था कि उसके पीछे कोई होस्टेज होगा या कोई अटैकर्स। हर कदम जान का खतरा लेकर उठाया जा रहा था। इसी दौरान कई होस्टेजेस को सुरक्षित बाहर निकाला गया। कुछ लोग घंटों तक रूम के अंदर छुपकर बैठे रहे। कुछ ने अपने मोबाइल फोन साइलेंट मोड पर रखे। कई लोगों ने अपने परिवार को सिर्फ एक मैसेज भेजा,
रहेगा, मैं अभी भी जिंदा हूँ। होटल के एम्प्लॉइज लास्ट मोमेंट तक गेस्ट की मदद करते रहे। उनमें से कई लोगों ने अपनी सेफ्टी से पहले गेस्ट की सेफ्टी को इंश्योर किया। उनकी बहादुरी आज भी हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में एक मिसाल मानी जाती है। फिर आती है 29 नवंबर 2008 की सुबह। ऑपरेशन अपने आखिरी फेज में पहुंच चुका था। एनएसजी कमांडोज ने ताज होटल के अंदर मौजूद बाकी अटैकर्स को लोकेट कर लिया था। इसके बाद एक अंतिम एनकाउंटर हुआ। कुछ समय बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने बिल्डिंग को सिक्योर डिक्लेयर कर लिया। इसके साथ ही ऑपरेशन ब्लैक टोर्नाडो समाप्त हुआ। लगभग 60 घंटे तक चला ये ऑपरेशन। इंडिया के इतिहास के सबसे बड़े काउंटर टेरर ऑपरेशन में से एक माना जाता है। ऑपरेशन के बाद रेस्क्यू टीम्स ने पूरी बिल्डिंग को दोबारा चेक किया। बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड्स ने सस्पिशियस ऑब्जेक्ट को इंस्पेक्ट किया। फोरेंसिक टीम्स ने एविडेंस कलेक्ट किए। हर रूम, हर फ्लोर और हर लोकेशन को डॉक्यूमेंट किया गया। इन्वेस्टिगेशन का अगला फेज शुरू हो चुका था। ऑफिशियल रिकॉर्ड के मुताबिक इस अटैक में 166 लोगों की जान गई और 300 से ज्यादा लोग घायल पाए गए। इनमें भारतीय नागरिकता के साथ साथ विदेशी नागरिक भी शामिल थे। सिक्योरिटी फोर्सेस के कई जवान, पुलिस ऑफिसर्स और इमरजेंसी रिस्पॉन्डर ने भी अपनी जान की कुर्बानी दी। उनकी वीरता का मिसाल आज भी देश देता है। इस अटैक के बाद भारत ने अपनी इंटरनल सिक्योरिटी को लेकर कई बड़े रिफॉर्म्स किए। कोस्टल सिक्योरिटी को और मजबूत बनाया गया, मरीन सर्वेलेंस बढ़ाई गई, क्विक रिस्पांस टीम को स्ट्रेंथन किया गया, इंटेलिजेंस एजेंसीज के बीच कोऑर्डिनेशन को और बेहतर बनाया गया। एनएसजी के रीजनल हब्स भी बाद में स्थापित किए गए ताकि इमरजेंसी रिस्पांस और तेज हो सके। अजमल आमिर कसाब, जो इस अटैक में जिंदा पकड़ा गया था, उस पर भारत के कानूनों के तहत मुकदमा चलाया गया। न्यायिक प्रक्रिया के बाद उसे दोषी ठहराया गया। बाद में उसकी सजा कानूनी प्रक्रिया के अनुसार पूरी की गई। 26/11 सिर्फ एक टेररिस्ट अटैक नहीं था, ये उन हजारों कहानियों का नाम था जहां आम लोगों ने असाधारण हिम्मत दिखाई। पुलिस ऑफिसर्स, डॉक्टर्स, नर्सेस, होटल स्टाफ, फायर फाइटर्स, एम्बुलेंस वर्कर्स और आम मुंबईकर्स सब ने मिलकर दिखाया कि मुश्किल वक्त में इंसानियत सबसे बड़ी ताकत होती है। आज भी जब 26 नवंबर आता है, पूरा देश उन सभी लोगों को श्रद्धांजलि देता है जिन्होंने अपनी जान गंवा दी, और उन हीरोज को भी जिन्होंने दूसरों की जान बचाने के लिए अपनी जान की परवाह नहीं की। ये वीडियो यहीं समाप्त होती है। मेरा नाम आतिफ है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताइए कि आप अगला वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।